नमस्ते, सदा वत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी जयपुर में दक्षिणी पश्चिमी सेना कमान के मुख्यालय के दौरे पर हैं, जहां उन्हें ऑपरेशनल तैयारियों पर अपडेट दिया जाएगा और कमांडरों के द्वारा जानकारी दी जाएगी। दक्षिणी पश्चिमी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एएस भिंडर भी आने वाले समय में रक्षा बलों के द्वारा पश्चिमी मोर्चे पर बनाए जाने वाले थिएटर कमांड पर अध्ययन कर रहे हैं। दरअसल थिएटर कमांड पर अपनी जो अंतिम रिपोर्ट है तीनों सशस्त्र बलों के द्वारा वो अप्रैल तक सौंपी जानी है। तो ऐसे में थिएटर कमांड पर भारतीय सेना की जो हर कमांड है वो लगातार काम कर रही है। ओमान के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद नासिर अली अल जाबी ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी के साथ आज खास मुलाकात की, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और ओमान के एयरफोर्स के बीच द्विपक्षीय सेना जुड़ाव और प्रशिक्षण सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई है। भारत दुनिया में सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब तो ये साफ है कि भारत अपने हथियार और असला बारूद के लिए विदेशों पर निर्भर है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को एक नई पहचान दी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत दुनिया में 84 देशों को रक्षा से जुड़े उपकरण और हथियारों को बेचता है। इनमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल है। 34 देशों को भारत बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट निर्यात करता है। इनमें इजराइल, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश शामिल है। भारत 4 देशों को आर्मर शील्ड का भी निर्यात करता है। इनमें जर्मनी, मैक्सिको, कंबोडिया और सऊदी अरब शामिल है। इसके अलावा भारत 23 देशों को फायर आर्म कंपोनेंट्स भी बेचता है। इनमें अमेरिका, यूक्रेन, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा, इटली और इजराइल जैसे देश शामिल है। यही नहीं, भारत ने नेपाल, मालदीव और मॉरिशस को ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर का भी निर्यात किया है। मॉरिशस को डोनियर DO-228 भी निर्यात किया गया है। नामीबिया, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम को चेतक हेलीकॉप्टर भी बेचे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, इजराइल और वियतनाम को बैटरी भी निर्यात की है। भारत अमेरिका, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन और यूके को विमान से जुड़े उपकरण भी निर्यात करता है। इसके अलावा अमेरिका, यूके, स्वीडन और नीदरलैंड को इंजीनियरिंग सर्विस भी देता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों के आयात में भारत दूसरे नंबर पर है और हथियारों की खरीद में खाड़ी देश सऊदी अरब टॉप पर है। तीसरे नंबर पर इजिप्ट, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 5वें नंबर पर चीन है। और ये टॉप 5 देश दुनिया के कुल हथियारों का 36% आयात करते हैं। आम बजट से पहले ही सेना अपनी विश लिस्ट सरकार को सौंप चुकी है। विश लिस्ट यानी कि इच्छा सूची। इसको ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय सेना को मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकताओं को देखते हुए रक्षा बजट तैयार करता है। क्योंकि ये विश लिस्ट देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है, इसीलिए ये बेहद गोपनीय होती है और इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना 2 फ्रंट वॉर यानी कि 2 मोर्चों पर तैनात रहती है। भारत का सबसे पुराना सीमा विवाद 2 पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहा है और ऐसे में भारतीय सेनाओं को दोनों ही सीमाओं पर अपने आप को सैन्य तौर पर तैयार रखने की जरूरत पड़ती है। दरअसल पिछले रक्षा बजट का कैपिटल बजट पूरा खर्च नहीं हो पाया है। ऐसे में इस साल सेना को बैलेंस अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि 2014 में नई सरकार ने सत्ता में आने के बाद बैलेंस अमाउंट को अगले बजट में जोड़ने का प्रावधान कर दिया था। उससे पहले तक बैलेंस अमाउंट लैप्स हो जाता था, क्योंकि अब LAC पर चीन के साथ तनाव जारी है और ऐसे में माना जा रहा है कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी की जरूरत हो सकती है। पिछले साल रक्षा बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि सैनिकों और रक्षा मंत्रालय के अधीन सिविल कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे खर्चों के लिए 2.27 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। माना जा रहा है कि सेना को पिछले 2 से 3 साल की भांति इस साल भी इमरजेंसी फंड मिलेगा। इस साल क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री एक दूसरे से मिलेंगे और फरवरी में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा वो कर सकते हैं और ये शिखर सम्मेलन 2 दिन का होगा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने ने ये नहीं बताया कि बैठक कब होगी, हालांकि जल्दी वो इस बारे में घोषणा कर सकती हैं। बता दें कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक चीन और रूस के साथ अमेरिकी संबंधों के निचले स्तर पर होने के कारण की जा रही है। दक्षिणी चीन सागर में हाल ही के घटनाक्रम और उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों ने दुनिया का ध्यान केंद्रित किया है। इस बार फिर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती हुई है। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान के नए राजदूत की जो नियुक्ति थी उसे रोक दिया है। इसके लिए अमेरिकी कांग्रेसमैन ने एक चिट्ठी भी लिखी हुई है और इस चिट्ठी में सांसद पेरी ने राष्ट्रपति बाइडेन से आग्रह किया है कि वो मसूद खान के नाम को पाकिस्तान से अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में रिजेक्ट कर दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मसूद खान के संभावित आतंकी संबंध भी रहे हैं।
अमेरिकी सांसद ने चिट्ठी में लिखा कि हम इस बात से उत्साहित हैं कि विदेश विभाग ने मसूद खान को पाकिस्तान से नए राजदूत के रूप में मंजूरी देने पर रोक लगा दी है। सिर्फ रोक लगा देना ही काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बाइडेन से आग्रह करते हैं कि वे मसूद खान के द्वारा प्रस्तुत किसी भी राजनयिक प्रमाणन पत्र को अस्वीकार कर दें। और दोस्तों, इसी तरीके से पाकिस्तान की एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गजब की बेइज्जती हुई है। स्टॉक पेरी ने कहा कि इमरान खान ने जानबूझकर अमेरिका और अमेरिका के हितों को कमजोर करने का काम किया है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, और यही नहीं, दो चीजों के लिए वो जाना जाता है। एक तो सबके आगे कटोरा लेकर चला जाता है, दूसरा आतंकियों को वित्त पोषित करता है। और ऐसे में ये जो छवि है ये तो खराब थी, लेकिन भारत ने इसका प्रचार प्रसार कुछ ऐसा कर दिया कि अमेरिका जैसे देश, जो कि एक वक्त पाकिस्तान का हिमायती हुआ करता था, आज उससे दूरी बनाने के लिए मजबूर हो चुका है। और ये सब हुआ है भारत की अपनी कूटनीति की वजह से। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है, और ऐसे में करीबन 200 अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन के पोलैंड से सटे शहर लिविल में पहुंचाया गया है। ये अमेरिकी सैनिक रूसी सेना से लोहा लेने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को रॉकेट लॉन्चर्स चलाने का और जंग की अन्य ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये खतरनाक रॉकेट लॉन्चर्स रूसी सैनिकों के बंकरों को तबाह करने में सक्षम है। ये अमेरिकी सैनिक ऐसे समय पर कीव पहुंचे हैं जब जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि रशिया फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका के फ्लोरिडा नेशनल गार्ड के सैनिकों को लाली फायरिंग रेंज में देखा गया है। ये अमेरिकी सैनिक बंकर को तबाह करने वाले रॉकेट लॉन्चर M141 को चलाने की ट्रेनिंग यूक्रेन के सैनिकों को दे रहे हैं। अमेरिका ने ऐसे 100 रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को सैन्य सहायता के रूप में भी दिए हैं। अमेरिका की कोशिश है कि यूक्रेन को इतने घातक हथियार से लैस कर दिया जाए ताकि रूस हमला करने का दुस्साहस ना कर सके। अमेरिकी बंकर बस्टर रॉकेट को कंक्रीट, ईंट और बालू से बने सैन्य पोजीशन को तबाह करने के लिए बनाया गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को 300 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी दी है, जो रशियन टैंकों का काल बन सकती है। ब्रिटेन ने भी अपनी NLAW एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को दी है। ब्रिटिश सेना भी यूक्रेन के सैनिकों को इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिखा रही है। वहीं रूस ने यूक्रेन की सीमा पर करीबन 1,30,000 सैनिकों को तैनात किया हुआ है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर मिसाइलों और युद्धक टैंकों को भी यूक्रेन की सीमा पर मौजूद कर रखा है। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध के जो बादल मंडरा रहे हैं, इस बीच अमेरिका ने परमाणु बम गिराने का अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका के परमाणु हथियारों का जिम्मा संभालने वाले स्ट्रेटेजिक कमांड ने ग्लोबल लाइटिंग अभ्यास शुरू किया है। इस बड़े अभ्यास का मकसद अमेरिकी सेना की परमाणु युद्ध की तैयारियों को परखना है, लेकिन यह अभ्यास ऐसे समय पर शुरू किया गया है जब काला सागर में रूसी नौसेना के युद्धपोत जोरदार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। परमाणु बम गिराने के अभ्यास की अमेरिका ने लंबे समय से योजना बना रखी थी, लेकिन अब रूस यूक्रेन तनाव के बीच इसे शुरू करने पर अब कई तरीके के सवाल भी उठने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। उन्होंने हजारों सैनिकों को पूर्वी यूरोप में तैनात करने का भी ऐलान किया। इससे पहले अप्रैल 2021 में अमेरिका ने अंतिम बार ग्लोबल लाइटनिंग ड्रिल का भी आयोजन किया था। भारतीय नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट लेने की तैयारी तेज कर दी है। वहीं अमेरिका भी अब अपने F-18 सुपर हॉर्नेट को राफेल M की तर्ज पर इसका ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन करने को तैयार है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन गोवा में मार्च में किया जाएगा। बोइंग ने कहा कि हमने भारतीय नौसेना के द्वारा दी गई तकनीकी समीक्षा को पूरा कर लिया है। F-18 सुपर हॉर्नेट ने भारतीय विमान वाहक पोत के हैंगर संबंधी मुद्दों को भी सुलझा लिया है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय नौसेना को करीबन 26 जेट चाहिए, जिनमें 18 सिंगल सीटर और 8 ट्विन सीटर ट्रेनर्स होंगे, जिन्हें की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत लिया जाएगा। बोइंग डिफेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि बोइंग ने विशेष रूप से F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए एक क्षमता विकसित की है, जिसमें कि विमान के किसी भी पार्ट यानी कि हिस्से को हटाने या फिर मॉडिफाइड किए बिना फ्लाइट डेक और हैंगर डेक के बीच विमान को तेजी से आवाजाही में अनुमति देगा। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने भी एक मुख्य समस्या का समाधान किया है, जिसमें कि एयरक्राफ्ट लिफ्ट में फिट होने से पहले राफेल के पंख के एक हिस्से को हटाने की आवश्यकता होती है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के रखरखाव कार्यों के साथ साथ डेक पर अन्य उपकरणों और विमानों के लिए जगह बनाने के लिए कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट को हैंगर में फिट किया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन की ब्रह्मोस के सौदे को फाइनल किया, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने कहा कि फिलीपींस के साथ एक और ब्रह्मोस डील होगी जो कि काफी लंबे समय से विलंबित पड़ी हुई थी, जिसे कि फिलीपींस आर्मी को दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि 2023 में ये डील हो सकती है, क्योंकि फिलीपींस आर्मी 2023 में अपने होराइजन 3 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को शुरू करेगी। यानी भारत अब अपने डिफेंस अताशे को भी फिलीपींस में नियुक्त करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा फिलीपींस और कई मिलिट्री हार्डवेयर भारत से ले सकता है, क्योंकि फिलीपींस अपनी मिलिट्री को आधुनिक बना रहा है। और इसमें कई फॉलो ऑन ऑर्डर्स भी हैं, जिनमें कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं,
जिन्हें कि MKU लिमिटेड से डिलीवर किया जाएगा फिलीपींस को। इसके अलावा 7 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और 8 ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट भी शामिल है। भारत सरकार अब ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों को खरीदने पर जोर दे रही है, जिसके तहत आर्म फोर्सेस ने अपनी पूंजी का 64% खर्च किया है 2021 से 2022 के बीच में, वो भी स्वदेशी विकल्प के तौर पर। लेकिन अब एक जो नया टारगेट दिया जा रहा है उसके तहत 68% स्वदेशी हथियारों को खरीदा जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। अभी तक भारतीय सेना ने 70% फंड का इस्तेमाल किया है स्वदेशी हथियारों की खरीद के लिए, तो वहीं नेवी ने 65.9% का खर्च किया, तो वायुसेना ने सबसे कम यानी करीबन 59.2% का खर्च किया। हालांकि अभी भी भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो ज्यादा है, क्योंकि राफेल लड़ाकू विमान और उसके सहायक उपकरणों और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के लिए जो चल रहे भुगतान है उसे देखते हुए वायुसेना का जो आयात बिल है वो काफी अधिक बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।